अब मैं उस अजीम शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। मुजफ्फराबाद से जो तशरीफ लाए हुए हैं कोर कमेटी के जो मेंबर हैं जनाब शौकत नवाज मीर साहब, शौकत नवाज मीर साहब के लिए तालियां और नारे। शौकत नवाज मीर साहब। जदोजहद तेज हो कल्याणों में, जदोजहद तेज हो गलियों में चौराहों में, जदोजहद तेज हो गलियों में चौराहों में, जदोजहद तेज हो मस्जिद के मेहराब में हम टकरे। सनत करो सुन लो, तू जो प्यार है सनत करो देख लो, सनत करो सुन लो, हमको याद मसाले तो देख लो, जो प्यार है मसाले तो देख लो, सनत करो सुन लो। हमको आवाज दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोग बैठ जाएं ताकि सारे लोग इजीली मेरी चंद बातें करूंगा उनको सुन लें। इस वक्त रात के इस पहर अब्बासपुर की धरती के अंदर बैठे हुए मेरे गयूर भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, सबको सलाम। और मैं आज ये भी यहाँ पे एक दावा करके जाऊंगा कि अब्बासपुर की तारीख के अंदर, गो कि ये मेरा पहला चक्कर है यहाँ पे, मैं नहीं समझता कि अब्बासपुर की तारीख के अंदर इतना लंबा जलसा या कॉन्फ्रेंस आज तक इस तारीख में कभी हुई हो। क्या ये मैं सही कह रहा हूं? तो ये सारा क्रेडिट किसको जाता है? अब्बासपुर की बाज़मीर गयूर इस अवाम को जाता है जो इस वक्त भी इस पंडाल में बैठे हुए जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोगों की बातों को सुन रहे हैं। जहां शुक्रिया की बात आएगी तो वहां अंजमन ताजरान, एक्शन कमेटी अब्बासपुर और जितने भी लोग जिन्होंने एक्शन कमेटी के साथ दिया, उसमें खास तौर पे अपने ओवरसीज भाइयों का मैं अगर जिक्र ना करूं तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। पूरी रियासत के अंदर से हमारे ओवरसीज भाई रोजगार के सिलसिले में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ये बात देखने में आई है कि वो रियासत के अंदर रहने वालों से ज्यादा रियासत की फिक्र बैरून मुल्क बैठ के कर रहे हैं, जिसके लिए उनको जितना भी सलाम पेश किया जाए कम है। रियासत के लोगों को जिस वक्त माली या जानी जरूरत पड़ी तो वो हाजिर हुए। जिस वक्त रियासत के लोगों को इन अदारों ने, इन हुक्मरानों ने जेरे बार करने की कोशिश की तो हमारे यही वो ओवरसीज भाई थे जो बाहर सफारत खानों के आगे जाके बैठे और उन्होंने एहतजाज किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मजीद ताकत मिली और आपके मसाइल हल हुए। इसलिए अगर हम ओवरसीज भाइयों को इग्नोर करेंगे तो किसी भी सूरत ये बात आप जहन में से निकाल दें कि ये तहरीक कामयाब होगी। इस तहरीक को अगर कामयाब करना है या जितनी भी कामयाबी हमें हासिल हुई है उसके अंदर हमारे ओवरसीज भाइयों का एक बहुत बड़ा किरदार है। एक थोड़ी सी मैं माजरत करूंगा और ये सब लोगों को इसका ख्याल करना चाहिए। चंद दिन पहले मैंने किसी शहर के अंदर कोई इंटरव्यू मुझसे अचानक लिया गया। देखें, हर जगह का नहीं पता होता, मतलब कौन यहाँ का स्टेक होल्डर है, कौन यहाँ पे काम करने वाला है। तो मैं अपने ओवरसीज भाइयों से माजरत करूंगा, क्योंकि माजरत करना जहाँ पे गलती हो वो कोई छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात होती है। तो मैं पूरे मजमे में कि मैंने वहां मुझसे इंटरव्यू लिया गया, उन्होंने कहा जी कि हमारा चैनल है या कोई नाम है, इनकी भी और वाकई उनकी भी एफर्ट थी इस एक्शन कमेटी के अंदर। तमाम ओवरसीज की अपना एक्शन कमेटी को सपोर्ट है, जो मैंने बयान खुद कर दिया है। तो मैंने वहां पे एक दो का नाम लिया जो उन्होंने मुझे बताए, मैंने नाम लेके उनका शुक्रिया अदा किया और कहा जी कि इनका इस तहरीक में बड़ा किरदार है। तो मैं उससे मेरे चंद लोगों की दिल आजारी हुई है। उन्होंने सोचा होगा कि पता नहीं शौकत नवाज मीर ने इनका नाम क्यों
लिया तो उसके अंदर कोई ऐसी लालच नहीं थी। वो फिलबदी जब उन्होंने कहा तो मैंने उनका नाम ले लिया, जिसके लिए अगर किसी की दिल आजारी हो मेरे ओवरसीज भाइयों में से, उसके लिए मैं माजरत करता हूं। और आइंदा भी बशमूल मेरे जितने हमारे एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं उनको मैं ये तंबीह करूंगा, तलकीन करूंगा कि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है कि कौन सही काम कर रहा है, कौन ज्यादा कर रहा है, कौन कम कर रहा है। हमें सब लोगों को एक ही पैमाने में लेके चलना है, वो चाहे रियासत के अंदर के लोग हैं, चाहे वो रियासत के बाहर हमारे ओवरसीज भाई, हम सबको एक पैमाने में लेके चलना है, उसी के अंदर हमारी कामयाबी है। तो मैं अपने ओवरसीज भाइयों से इस बात पे माजरत करता हूँ, आइंदा मोहतात रहूंगा कि फर्दे वाहिद की हम कभी भी नाम लेके उसका शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जब मैंने बात की है तो जितने भी स्टेक होल्डर जिन्होंने इतने बड़े इवेंट को आज कामयाब करने में किरदार अदा किया, उन सबका शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा जो बातें हो चुकी हैं वो रिपीट ना करूं, लेकिन पहली बात, क्योंकि जाहिर बात है एक बैनर लगे हुए पीछे हक़े मलकियत और हक़े हुक्मरानी, मुझसे पहले मुकर्रीन मुझसे ज्यादा समझदार अच्छे तरीके से बात कर गए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि चंद बातें उसके ऊपर मैं भी कर लूं। हो सकता है कि मैं उनसे अच्छे तरीके से, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको ब्रीफ कर सकता हूं, उनको मुझसे सियाने हैं, समझदार हैं, लेकिन मैं अपना भी हिस्सा डालूंगा इस पॉइंट को क्लियर करने में। एक बात ज़हन में रखें कि मोटी सी बात है, वो बात यहाँ पे भी होगी कि इस ग्राउंड के अंदर आप अगर जलसा कर रहे हैं तो किसी से इजाजत लेनी है, ग्राउंड को छोड़ दें, सरकारी जगह। क्या किसी के घर के अंदर या किसी बाजार के अंदर कोई शख्स मालिक की मर्जी के बगैर एक गैंती का वार भी कर सकता है? नहीं कर सकता ना। आपने किसी के घर जाना है तो पहले दरवाजा नाक करेंगे तभी अंदर जाएंगे। किसी की जमीन पे काम करना है तो या तो पहले आप उससे जमीन खरीदेंगे, बेनामा करेंगे, या लीज लेंगे, या उससे किराए पे वो बात करेंगे। उसके बगैर तो आपको जमीन कोई नहीं देगा। वजह क्या है कि वो जमीन उस शख्स की मलकियत है। अब आ जाए इस रियासत के ऊपर, तो रियासत के अंदर जितने भी हमारे वसाइल हैं, जो मुझसे पहले मुकर्रीन फर्दन सबका नाम ले चुके हैं, वो वसाइल रियासत के लोगों की मलकियत है। हम ये कह रहे हैं कि रियासत के लोगों की मलकियत को तस्लीम किया जाए। अब आ जाते हैं कि जब मलकियत को तस्लीम कर लिया जाएगा, आपके जंगलात, आपके पानी, आपकी मादनियात, 100 इससे हट के चीजें, हत्ता कि आपकी हवा, आपकी रोशनी, ये रब ने इस अच्छे इलाके में आपको दिया है। रब ने इस साफ सुथरे माहौल में आपको ये ऐसा माहौल दिया, आपको अच्छे जंगलात दिए। ये मलकियत रियासत के लोगों की है। अब आ जाते हैं हक़े हुक्मरानी। अब फर्क यहाँ पे देखें, जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कभी ये बात नहीं कही कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को इक़्तिदार चाहिए, किसी को सदर बनाओ, किसी को वज़ीर आज़म बनाओ, या किसी को वजीर बनाओ। कभी सुनी ये बात? अब ये ऐसे बेस हुक्मरान है कि जो बात इन्होंने करनी है वो बात हम हर जगह पे ये बैनर लगा के हक़े मलकियत, हक़े हुक्मरानी की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि ये जितने भी वसाइल हैं, ये प्रोजेक्ट हैं, या जो भी यहाँ पे कंपनियां आके काम कर रही हैं, चाहे मादनियात निकाल के लेके जा रही हैं, वो कोयले से लेके कीमती रूबी, आपके हीरे तक की चीजें हैं, उनकी मलकियत को तस्लीम करो और उनके एग्रीमेंट रियासत के इसी निजाम के साथ करो। हमने ये नहीं कहा कि वो एग्रीमेंट एक्शन कमेटी के साथ करो। हम ये कह रहे हैं कि ये मलकियत रियासत के लोगों की है, इस मलकियत को तस्लीम करो। मलकियत को तस्लीम करते हुए ये जैसे भी हुक्मरान है, लूले लंगड़े जैसे हुक्मरान है, इस वक्त जिस असेंबली के अंदर बैठे हैं, उनकी हुक्मरानी को तस्लीम करते हुए इन हमारी मलकियत के एग्रीमेंट इन हुक्मरानों के साथ किए जाएं। ये है बेसिक हक़े मलकियत, हक़े हुक्मरानी। किसी जगह एक्शन कमेटी ने नहीं कहा कि हमें इक़्तिदार दो या ये एग्रीमेंट हमारे साथ करो। अब हम इससे आगे चलते हैं। 12 सीटों के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि ये बात समझने की है कि ये 12 सीटें, पहले देखें ये 12 सीटें वजूद किस तरह आती हैं कि जब से ये 78 सालों का ये एक तसलसल है। पहले ये 12 सीटें नहीं थी, ये 70 की दहाई के बाद आ गई। पहले सीटें आई, फिर फंड्स आए, फिर कोटा आ गया। अब जब हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं कि हम ये क्यों कह रहे हैं इनको खत्म होना चाहिए, इस बात को समझें। इसके 3 नुकसानात हैं। मेरिट का कत्लेआम, फाइनेंशियल
जो है वो फ्रॉड और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम। अब जब हम सबसे पहले आते हैं, क्योंकि हम नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, और मैं एक और बात आपको ये बात कहूं कि ये साबित हो गया है कि रियासत के अंदर आज जिस खित्ते के अंदर मैं मौजूद हूं, यहाँ के नौजवान समझदार, पढ़े लिखे, जिम्मेदार हैं। उन्होंने साबित की ये चीज। अब जब 12 सीटों को हम डिस्कस करेंगे तो सबसे बड़ा नुकसान मेरिट का कत्लेआम है। होता क्या है, इन 12 सीटों के नाम पे आपने ये देखा होगा कि सीटें भी दाखिलों की निकलती हैं, उसके बाद नौकरियां भी निकलती हैं, उन दोनों में कोटा होता है। आप ये बात बताएं कि अब मैं अब्बासपुर के अंदर खड़ा हूं, मैं अब्बासपुर को डिस्कस करूंगा कि अब्बासपुर का नौजवान जिसका जो मेरिट है वो 90, 91, 92, 95% पे जा रहा है, और सीटें जो है अगर कॉलेजों के दाखिले की बात करें या सीटों की बात करें, जो एसीज, एएसपीज की जो सीटें आती हैं, फर्ज करें कि 10 सीटें हैं। अब होगा क्या, हम खाली अगर अब्बासपुर को डिस्कस करते हैं, 10 में से 6 या 7 सीटें आ गई अब्बासपुर की पूरी अवाम की, और 3 सीटें या 2 सीटें चली गई 12 माजरीन के नाम पे। यही होता है तकसीम। ये समझाने की बात कर रहा हूं। अब आप मुझे बात बताएं कि अगर अब्बासपुर के अंदर 7 सीटें हैं और 90 से ऊपर आपके 10 से 12 बच्चे हैं जिनका मेरिट 90, 91, 91.5, 92, 93% है, वो तो 7 ही सीटें ले सकेंगे ना। बाकी बच्चे जो हैं वो जो 90 के ऊपर जा रहे हैं उनको सीटें नहीं मिलेंगी, वो 7 ही पे इक्तफा करेंगे। बाकी लोग मेरिट पे आते हुए इतनी पढ़ाई के बावजूद, वालिदैन की मेहनत के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता। दूसरी तरफ क्या होगा कि वो 3 या 4 सीटें जो इन माजरीन के कोटे के नाम पे दी जाती हैं, उनका क्या मेरिट होता है 50, 60, 70, 80%। ये वो ज्यादती है सबसे पहली नौजवानों के साथ कि पढ़ा लिखा नौजवान रियासत का इन 12 सीटों के कोटे की वजह से हुज़ेरे बार होता है और मेरिट का कत्लेआम होता है। जब ये सीटें खत्म होंगी तो ये तमाम सीटें ओपन हो जाएंगी और रियासत के बच्चे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इन सीटों के ऊपर आगे आएंगे। अब आ जाए इसका फाइनेंशियल जो इसका इंपैक्ट है। मुझसे पहले यहाँ पे फिगर डिस्कस किया गया, मैं आसान फहम समझाऊंगा कि ये ज़हन में रखें कि 12 सीटें हैं और हर सीट का जो सालाना बजट है वो तकरीबन 3 करोड़ रख लेते हैं। 3 करोड़ और ज़रब दें इसको 12 के साथ, 12 दिए 36 करोड़ हो गया साल का। 36 को आप ले जाएं 40 करोड़ पे, 40 करोड़ को ज़रब 5 साल करें, 5 चौके 20, 2 अरब रुपया लग गया। किधर गया 2 अरब रुपया? सबसे बड़ा नौसरबाज जावेद भट्ट, उसकी स्कीमें, मैंने पूरी ये स्कीमें इनकी बताई हैं कि उस नौसरबाज ने पानी की जो बोरिंग है पिंडी के अंदर, अगर घराने 250 हैं तो उस शहर के बच्चे ने 300 बोरिंग पंप लगा दिए। जमीन पे नहीं लगे हुए, कागजों में। इन नौसरबाजों से कोई पूछे जितने पंप तुमने कागजों में शो कर दिए हैं, पिंडी का पानी खत्म हो जाना चाहिए। एक और नौसरबाज, ये स्कीमें उनकी मैंने देखी हैं, उसने इतनी टाइलें लगा दी हैं 2 नंबर कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान पूरा टाइलों से भर जाना चाहिए। ये इनकी नौसरबाजी है। अब मुझे एक बात बताएं, यहां पे हम आए, मुझसे पहले मुकर्रिर ने बात की कि यहाँ पे सड़कें नहीं है, यहाँ पे पुल नहीं है, हम अपने मरीजों को कंधों पे, चारपाइयों पे उठा के ला रहे हैं, नालों में से गुजर रहे हैं। यही बात हो रही है। अस्पतालों में जाते हैं, दवाई नाम की चीज नहीं है। स्कूलों में जाते हैं, कई स्कूलों के छत मौजूद नहीं है, अगर स्कूल हैं तो वहां पे फर्नीचर मौजूद नहीं है। इसी तरह जब अच्छी सड़क की बात करते हैं तो टूटी हुई सड़कें हैं जिनके ऊपर आए रोज हादसा होते हैं, हमारी कीमती जानें जाया होती हैं। जब हम वहां पे जाके बात करते हैं कि जनाब इनको अपग्रेड करो, यही रोना रो रहे थे ना जितने मुकर्रिरीन आए हैं, सबका यही कहना था। अब होता क्या है, हमें कहा जाता है जनाब फंड्स नहीं है, यही जवाब मिलता है, फंड्स नहीं है सड़क नहीं बनेगी, फंड्स नहीं है अस्पताल में दवाइयां नहीं है, फंड्स नहीं है स्कूल का छात्र नहीं पढ़ सकता, फंड्स नहीं है एम्बुलेंस नहीं आ सकती, फंड्स नहीं है जिस नाले के अंदर से आप बीमार को या किसी बूढ़े को कंधों पे या चारपाइयों पे उठा के क्रॉस करते हैं, कहते हैं फंड्स नहीं है। एक तरफ तो आप ये रोना रोते हो और दूसरी तरफ मैं वो कहावत अक्सर ये जुमला बोलता हूँ कि वो एक मुल्क में कैद पड़ गया, इन बेशर्मों का हाल क्या है, इन हुक्मरानों का। मैं फिर मेहरान साहब इनकी इज्जत कर गए, मैं कम इज्जत करता हूं, मैं फिर इनको बेइज्जत कहूंगा, बेजमीरे कहूंगा
कि इनका हाल क्या है, कि एक मुल्क में कैद पड़ गया, वहां पे रियाया आती है बादशाह सलामत के पास कि कहती है बादशाह सलामत कैद पड़ गया। बादशाह सलामत आगे से जवाब देते हैं कि पराठे खाओ। ये वो बेशरम है कि अवाम भूखी मार रही है और वो उन्हें कहता है कि पराठे खाओ। अब ये मिसाल यहाँ किस तरह लगती है कि तुम्हारे अपने हालात रियासत के क्या है कि रियासत के अंदर तो तुम सहूलत नहीं दे रहे हो, तुम कह रहे हो कि हमारे पास फंड मौजूद नहीं है, और पाकिस्तान में जाके 2 नंबर स्कीमों के नाम करोड़ों रुपए तुम जाके लगा रहे हो। ये इनका दौरा में आया। अब आ जाए सियासी अदम इस्तेहकाम। हमने कहीं नहीं कहा कि हमने सियासत करनी है या हमें इक़्तिदार चाहिए। इन्हीं बेशर्मों के लिए, बेज़मीरे लोगों की हम बात कर रहे हैं कि कोई भी रियासत जब तक एक मुस्तहकम सियासी निजाम नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकती। होता क्या है, हुकूमत बन गई और जो ही हुकूमत कोई उससे बाहर जाती है, जो असल हमारे आका हैं, सबको पता है कौन है, तो फौरी तौर पे 56 या अदम एतमाद की बात आती है। तो सबसे पहले ये 12 नौसरबाज, और उसके बाद ये बाकी जो है ये दूध के धुले नहीं है, ये भी नौसरबाज है। 12 वो और बाकी नौसरबाज जिनको लालच दी जाती है, तुम्हें मिनिस्ट्री मिलेगी, तुम्हें फंड्स मिलेंगे, वो साथ मिलते हैं और हुकूमत जो है वो गिरा दी जाती है। अब हुकूमत गिर गई, नुकसान किसका हुआ? आवाम का हुआ। होता या नहीं होता? ये तो फिर इक़्तिदार में ही होते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर। लेकिन एक गैप जब आता है, पैसे का नुकसान होता है, सियासी में इस्तेहकाम आता है और उसका सारा बर्डन अवाम के ऊपर पड़ता है। ये तीसरा नुकसान है इन 12 नशिस्तों का। अब आ जाएंगे, हम क्यों कहते हैं कि ये गलत है, ये स्टेट सब्जेक्ट गलत है। हम साबित करते हैं ये बात, हमारा साबित करना बात की बात। 2 चीजों पे ये बात हम साबित करेंगे। आज मैं फिर उस नौसरबाज को नौसरबाज कहूंगा, जावेद भट्ट। जावेद भट्ट का एक सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू चल रहा है, कोई काशिफ मीर साहबी हैं, उनकी वाल से मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। उसकी वर्डिंग क्या है? वो ये कह रहा है कि शाह गुलाम कादर जाली वोट बनाने के बाद इलेक्शन जीतता है। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये खुद नौसरबाज अब ये खुलेंगे, ये बताएंगे कि ये असल गंद है क्या। कि जावेद भट्ट ये कह रहा है कि 2 नंबर वोट डाल के शाह गुलाम कादर इलेक्शन जीतता है। एक तो आ गया ये सबूत कि हमने नहीं कहा, ये खुद कह रहे हैं। दूसरा सबूत कि जुल्म देखें कि हम क्यों ना इन सीटों का खात्मा करें। मैं भी महाजर हूं और लोग भी यहाँ पे बैठे होंगे। जो महाजर है उसके लिए क्या कानून है स्टेट सब्जेक्ट बनने का? उसको ये कहा जाता है कि तुम जिस इलाके से हो, मैं वैली से हूं, तो मुझे मेरे वालिद माइग्रेटेड थे, जब मैं बनाने गया वालिद का स्टेट सब्जेक्ट डोमिसाइल साथ लगा। उसके बाद क्या कहा गया कि तुम वैली से हो तो वैली के 2 गजटेड ऑफिसर वो तुम्हारी तस्दीक देंगे, 2 गवाह होंगे, जमीन के कागज लगेंगे तो तुम्हारा स्टेट सब्जेक्ट बनेगा। यही कानून है। ये कितना मुश्किल प्रोसेस है कि अब मुझे अपनी शनाख्त साबित करने में इतने बड़े प्रोसेस से गुजरना है। अब आ जाए नौसरबाजों का शनाख्त किस तरह होती है कि एक एमएलए 12 नौसरबाजों में से कोई एक मिनिस्टर एमएलए तस्दीक लिख के देगा कि ये शख्स जो है महाजर है, मैं इसको जानता हूं, उसको स्टेट सब्जेक्ट जारी हो जाएगा। ये कानून। अब आए इसके पिछले पैरे पे कि एक नौसरबाज की, सारे नौसरबाज हैं, आसम शरीफ नाम सुना, मिनिस्टर है, वजीर स्पोर्ट्स है, उसका स्टेट सब्जेक्ट डिक्लेयर शुदा कैंसिल है कि 2 नंबर है, साबित शुदा चीज है। मैं नहीं कह रहा, डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, चैलेंज करता हूं, साबित करो। अगर मैं गलत कह रहा हूं माफी मांगूंगा। उसका साबित शुदा स्टेट सब्जेक्ट के ये 2 नंबर है, ये माजर नहीं है। अब आ जाए पहले सनवारो लाख के ऊपर, बड़ी इज्जत दे दी इसको, लेकिन बेईमान और झूठा शख्स सिर्फ अपने इक़्तिदार को, सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसने क्या किया? कानून तो ये कहता है कि जो ही स्टेट सब्जेक्ट आपका गलत साबित हुआ तो फौरी तौर पे उस शख्स को डी सीट होना चाहिए। ये है कानून या नहीं है? अभी तक वो डी सीट क्यों नहीं हुआ? अब उसकी 2 नंबरी अगली देखें, अभी तक इलेक्शन कमिश्नर का तैनात नहीं हुआ। क्यों? अगर वो पहले हो जाता, ये डी सीट होता तो एक इसका वोट कम हो जाता। ये तो एक पहलू आ गया नौसरबाजी का। अब दूसरा हाल देखें कि आप मुझे एक बात बताएं कि वो मिनिस्टर, वो एमएलए जिसका अपना स्टेट सब्जेक्ट 2 नंबर साबित हुआ है, उसको आपने इख्तियार दिया कि तू जिसको लिख के देगा कि मैं इसको जानता हूं ये माजर है, उसको स्टेट सब्जेक्ट जारी हो जाएगा। तो आप बताएं उस एक नौसरबाज ने कितने हजार नौसरबाजों को 2 नंबर स्टेट सब्जेक्ट जारी किए होंगे?
तो फिर आप कहें कि यार ये 12 सीटें खत्म नहीं होनी चाहिए, ये कोटा खत्म नहीं होना चाहिए, तहरीक आजादी कश्मीर को इस पे फर्क पड़ेगा। लानत है तुम पे झूठे लोगों, कोई तहरीक आजादी कश्मीर को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कि तहरीक आजादी कश्मीर तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है। जिस एक्ट की तुम बात करते हो उस एक्ट के मुताबिक कश्मीर का मसला वफाक ने, पाकिस्तान ने करना है, तुम्हारा वकील पाकिस्तान है, तुम्हारा तो तल्लक ही नहीं बनता मसला कश्मीर के साथ, और तुम इन 12 सीटों को जोड़ रहे हो जनाब कि मसला कश्मीर को फर्क पड़ेगा। तुम इतने खैर ख्वाह मसला कश्मीर के, यहाँ पे राजा गुलाम मुस्तफा साहब ने एक दफ्तर का नाम लिया कश्मीर लिबरेशन सेल। वो कश्मीर लिबरेशन सेल नहीं है, वो कश्मीर लिबरेशन सेल है। इन्होंने कश्मीर को बेचा, 78 सालों से ये कश्मीर को बेच रहे हैं। कभी एक आता है कश्मीर को बेचता है, कभी दूसरा आता है वो कश्मीर को बेचता है, जबकि हकीकत में 5 अगस्त 2019 को ये कश्मीर को बेच चुके हैं। उसकी 2 नंबरी, इनके अंदर का गंद आपको 5 अगस्त 2025 की वो इनकी कैबिनेट की वो मीटिंग, असेंबली का वो इजलास ज़हन में होना चाहिए कि जहां पे स्पीकर असेंबली खुद एक मिनिस्टर को रोकता है कि जनाब ये आप यौम इस्तेसाले कश्मीर बना रहे हैं, एक्शन कमेटी की जान छोड़ दें। ये किस कश्मीर की बात करते हैं? इनको कोई कश्मीरियों से हमदर्दी नहीं है। उन कश्मीरियों ने अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन इन नौसरबाजों ने उनको बेचा, उनकी अस्मतों को बेचा, उनकी शहीदों का खून बेचा, और यहाँ पे इन्होंने जो एक दफ्तर बना के रखा है वो कश्मीर लिबरेशन सेल नहीं है, वो कश्मीर लिबरेशन सेल है। और ये कहते हैं कि कश्मीर को, दूसरी बात, अरबों रुपए आज तक खा चुके हैं, मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए बैरून मुल्क जाते हैं। सुने हैं ना ये जुमले इनके, लेकिन ये नौसरबाज इनको वहां जानता ही कोई नहीं है। कानूनी तौर पे तुम्हारे पास जब इख्तियार ही कोई नहीं है, तुम वहां किस बाप के पास जाते हो मसला कश्मीर को डिस्कस करने के लिए? होता क्या है, ये शराब खानों में, ये कसीनों में, ये बड़ी बड़ी लांचों में घूम रहे होते हैं और वापस आते हैं और फिर इनका इस्तकबाल होता है जनाब मसला कश्मीर हल करके आए हैं। और खुदारा इस बात को समझो, ये नौसरबाज है, बेईमान है। इनको ना तो आजाद कश्मीर की आवाम से कोई इनको अंदर इंटरेस्ट है, ना ही मकबूजा कश्मीर की उन शोधा की कुर्बानियों पे कोई इंटरेस्ट है। ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हैं तो अपने पेट के हैं, अपनी नस्लों के हैं, अपनी प्रॉपर्टियों के हैं। ये मेरे और आपके नहीं है। खुद इन्होंने कह दिया कि आम आदमी क्या होता है, कौन है आम आदमी? ये है वो आम आदमी जो रात के इस पैर भी बैठा हुआ है अपने दुखों का मदावा करने के लिए, दुखों का मदावा सुनने के लिए, कि वो ये समझता है कि जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बैठते हुए हमारे बुनियादी हकूक की बात की जाती है, इज्तमाइयत की बात की जाती है, इनफरादियत को रद्द किया जाता है। अब एक बात और, ये जो जमीन पे हम लोग बैठते हैं, अल्फन आपको कह रहा हूं, कोई दिखावे के लिए हम नहीं बैठते, या जो हम हारों से मना करते हैं, कंधों पे उठाने से मना करते हैं, अल्फन आपको कह रहे हैं कि कोई ड्रामाबाजी नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसे सहूलतकार भी हैं जो मुख्तलिफ नीचे आपको कमेंट्स करते हैं। वजह क्या है कि आप लोगों को उस महकूमियत से बाहर निकालना है। आप एक और बात बताएं कि जिस वक्त ये लोग इलेक्शन लड़ते हैं, अब मैं क्या वो लूज बात नहीं कहूंगा कि इनको कौन भेजते हैं, हम दावत देते हैं भाई आओ इलेक्शन लड़ो, कभी दावत नहीं दी ना, अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ते हैं। हम अपनी मर्जी से ये खिदमत खल्क कर रहे हैं, किसी ने एक्शन कमेटी के लोगों को जबरदस्ती तो इस काम पे नहीं लगाया। मैं अगर मुजफ्फराबाद से यहाँ पे आया हूँ, अपनी मर्जी से आया हूँ, मेरे साथ जो दोस्त आए अपनी मर्जी से आए हैं, ये उमर नजीर, ये जितने लोग पूरी रियासत में से यहाँ पे आए हैं, ये अपनी मर्जी से आए हैं, किसी के कहने पे तो नहीं आए। अब इनसे कोई पूछे कि तुम जब असेंबलियों में आते हो, तुम अपनी मर्जी से आते हो, उस वक्त तुम लोगों के पास आते हो, वोट मांगते हो, कहते हो जनाब हम खिदमत खल्क के लिए आए हैं, हम आवाम की बेहतरी के लेके आएंगे, हम इलाके के अंदर डेवलपमेंट लेके आएंगे, यही बातें होती हैं, रोजगार देंगे, अच्छी सड़कें देंगे। जब वोट ले लेते हैं, इक्तदार में आ जाते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से आप उनके दफ्तरों के अंदर भी नहीं घुस सकते। यही कल्चर है हमारा। जब कोई जाता है भूला भाला, उसको पहचानने से इनकार कर देते हैं और बाहर उसको बिठा के रखते हैं, भाई साहब अंदर मीटिंग में है। मीटिंग कोई नहीं होती, वो उस आम आदमी से, ये आम आदमी हमारे लिए फख्र है कि हम आम आदमी हैं और आप लोग आम आदमी हैं। इन बेहिस्सों से बहुत बेहतर है, रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, बाइज्जत हैं, बागैरत हैं,
इन जैसे नहीं है। अब जब यहां बैठने की हमने बात की कि इनको कोई जबरदस्ती इक़्तिदार में नहीं लाता, ये अपनी मर्जी से इक़्तिदार में आते हैं। आप लोगों के साथ नीचे बैठने का मकसद ये है कि आप लोगों के अंदर उस एहसास से महकूमियत को खत्म किया जाए जो आज 78 सालों तक लोगों के ज़हन के अंदर है कि जनाब ये जो आगे मिनिस्टर साहब ये बहुत बड़ी चीज है, हम इनके आगे कुछ नहीं है। अब मुझे एक और बात बताएं कि ये जो मिनिस्टर बन गए या जो जिनको आपने वोट दिए असेंबलियों में आ गए, तो वज़ीर आज़म बन गया, कोई सदर बन गया, क्या इनकी 4 आंखें 4 कान है? हम ही जैसे है ना, हम ही में से हैं। तो फिर ये बात क्यों नहीं सोचते हो कि दादा बेटा पोते की सियासत तुमने लगा के रखी है? इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो अवाम को शऊर दिया है वो आपको बल्दियाती इंतखाबात में भी नजर आया। देखा आपने कि जब आप ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो किस तरीके से लोग सामने आते हैं। हम ये बैठने का मकसद ये है कि हम अपने आप को अवाम के आगे रख रहे हैं कि ये झिझक निकालो, आओ बैठो, हम तुम्हारे अंदर से हैं, तुम हम में से हो, हमसे सवाल पूछो, सवाल पूछने की हिम्मत पैदा करो। आप लोगों की तो ये हालत हो गई है कि आप तो सवाल भी नहीं किसी से पूछ सकते। चोर है वो, डाकू है वो, लेकिन फिर भी सर नीचे किए जब आते हैं गलों में हाथ डाल रहे हैं, कंधों उठा रहे हैं, वाह वाह नारे लग रहे हैं। खुदारा इन चीजों में से बाहर निकले। अब बाहर निकलने का एक और मैं आपको इसकी वजह बताता हूं। अब आते हैं बल्दियाती निजाम के ऊपर। बल्दियाती इलेक्शन हुए, हो गए, तमाम जमातों के आजाद उम्मीदवार या जमातों के लोग जो हैं वो काउंसलर मुंतखब हुए। अब मुझे एक बात बताएं, इनका दोहरा मेयार, इनका असल चेहरा आपको बताना चाहता हूं कि जब वही बल्दियाती मेंबर, जब वो मेंबर नहीं था, वो इनके लिए जानी माली हाजिर था। इलेक्शन के ऊपर आप अपनी रिश्तेदारियां खत्म कर देते थे, खून खराबा कर देते थे, कत्लेआम हो जाता, यही कल्चर है हमारा। अब जब उस बल्दियाती मेंबर ने ये गलती कर ली कि वो इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीत गया, चाहे वो किसी भी जमात का है, जब इलेक्शन जीत गया और जो फैसला हुआ था बल्दियाती इलेक्शन का, उसके अंदर इनका कोई कमाल नहीं है। वो सारा क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और उनके पूरे बेंच को। ये नहीं होने दे रहे थे बल्दियाती इलेक्शन। इलेक्शन हो गया, आप बन गए। अब बात आ गई इनकी असल चेहरे को देखने की। बल्दियाती कानून ये कहता है, लोकल गवर्नमेंट एक्ट 1990 ये कहता है कि तमाम बल्दियाती फंड को तकसीम करना बल्दियाती काउंसलर का काम है। अब ये जो है ये एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका काम क्या है कि तुम असेंबली में जाओ, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करो जिससे अवाम के लिए आसानियां पैदा हो। इनका काम नहीं है फंड तकसीम करना। फंड तकसीम करना किसका काम है? ये अक्सर यूरोप की मिसालें देते हैं कि यूरोप में ये होता है, देखें जी हमारी अवाम इस तरह नहीं करती, यही मिसालें मिलती हैं। तो यूरोप में बल्दियाती निजाम है जिसकी ये मिसालें देते हैं। तो उस बल्दियाती निजाम के मुताबिक पैसा आना चाहिए काउंसलर के पास। अब हुआ क्या कि जब इन काउंसलर ने हिम्मत की और उन्होंने सवाल कर लिया जनाब ये पैसा हमें दिया जाए, तो इन्हीं में से एक का जवाब आया कि जनाब अगर पैसे इन्हों को दे देवा तो फिर क्या सी रेडियां लावा। ये इनका दोहरा मेयार, इनका गंदा चेहरा कि वही काउंसलर जब वो कारकुन था तुम्हारा तो तुम्हारे लिए जान छड़कता था, तो तुम्हारी आंखों का तारा था। अब वही काउंसलर जब बन गया और उसने कानून के मुताबिक तुम्हें कहा कि जनाब एमएलए साहब, मिनिस्टर साहब, ये पैसा तकसीम करना मेरा काम है, आपका काम नहीं है, आप जाएं असेंबली में कानून साजी करें। तो उसे कहा गया ना बाबा ना, तुझे तो ये पैसा हम नहीं देंगे, तुझे पैसा देंगे तो हम रेडी लगाएंगे। तो मैं ये बात करने का मकसद मेरा ये है कि जितने मेरे यहाँ पे काउंसलर साहबान बैठे हैं या नहीं बैठे, वो ये बात मेरी सुन रहे हैं। खुदारा इस गंद में से बाहर निकलो। ये लोग हमारे कंधों पे हमारे वोटों से जाके असेंबलियों में बैठते हैं और उसके बाद ये आका बन जाते हैं और हम इनकी रियाया बन जाते हैं। इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। जब तक इस चीज को खत्म नहीं करोगे कभी भी तुम इस महकूमियत से बाहर नहीं निकल सकते। ये जिंदा मिसाल तुम्हारे सामने है इस बल्दियाती इलेक्शन की, इस काउंसलर के सिस्टम की, कि इनके साथ क्या हालत हो रही है इस वक्त। फिर भी अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके रखें तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब मैं इस इलाके के हवाले से बात करूंगा। जंग लगी जंग नहीं लगी, खत्म हो गई। उस वक्त हमने सवाल किया था, जंग शुरू हुई, जंग लगी, दोनों मुल्कों की जंग थी, आर पार, इधर भी मुसलमान कश्मीरी मरा, उधर भी मुसलमान कश्मीरी मरा, यही हुआ ना। जंग खत्म हो गई, अमन हो गया। वो आया नौसरबाज, दुनिया का बड़ा जो चोर है, वो भी इन्वॉल्व हुआ और जंग अमन हो गया। अमन यही हुआ।
कश्मीर कहां पे था? कश्मीरी को क्या मिला? ये सोचा कभी? मरा कौन, शहीद कौन हुआ? उधर भी कश्मीरी, उधर भी मुसलमान, इधर भी कश्मीरी, इधर भी मुसलमान। लेकिन जब आप जंग बंदी करते हैं तो जिस इंटरनेशनली प्रेशर के ऊपर करते हैं, तो क्या मसला कश्मीर को कहीं आपने देखा डिस्कस होते हुए? कहीं नहीं देखा। इसलिए हम ये कश्मीरी कहते हैं कि हमें अमन चाहिए, हमें इधर भी अमन चाहिए, उधर भी अमन चाहिए। अमन के अंदर कौमों की सालमियत है, कौमों की तरक्की है, कौमों की खुशहाली है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। अब उससे आगे चलते हैं। जंग हो गई, एलओसी पे रहते हुए मेरे जितने भी लोग हैं ये बिला तनख्वाह सिपाही हैं, यही बात है। अब बिला तनख्वाह सिपाही के साथ क्या हो रहा है? कई साल हो चुके हैं। रिसेंटली बैंकर्स के नाम पे अरबों रुपए आए हैं, आए या नहीं आए? मुझे बात बताएं, जिस एलओसी को मैं यहां पे रहते हुए डिस्कस कर रहा हूं, कितने बैंकर बने उधर? बताएं मुझे, बैंकर बने? मरे कौन, शहीद कौन हो? आप लोग। अयाशी कौन करे? वो लोग। लिहाजा इन चीजों को सोचें। और हमारा ये मुतालबा है कि जब तक ये बैंकर्स आप दोबारा नहीं बनाते, अवाम को सहूलत नहीं देते, हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, अगर आपने दोबारा इस तरह की जंग स्टार्ट की तो किसी भी सूरत हम ऐसी जंग को नहीं मानेंगे। ये भी आपकी भी जानें कीमती हैं। ये नहीं है कि आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। मुझे बात बताएं, जिसकी लात कट गई इस जंग के दौरान, जिसका बच्चा शहीद हो गया, जिसकी मां मर गई, जिसका बाप मर गया, कोई उसका मुतबादल दे सकता है क्या? आप ये 10-10, 5-5 लाख रुपया दे के आप कह रहे हैं जनाब कि अपना जिस्म का जो कटा हुआ हिस्सा वो भी ठीक हो जाएगा, तुम्हारा मकान भी बन जाएगा। मुझे एक बात बताएं कि जिस बॉर्डर एरिया की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे मकान बनाना, गद्दों पे और घोड़ों पे हेड लोड पे लेके आप मटेरियल जाते या नहीं जाते? या तो आपने बड़ी हमें सड़कें दी हो वहां पे, तो फिर तो बात समझने वाली है। वहां पे सड़क है ही नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो कास्ट 1 लाख रुपया बनती थी किसी काम की, इस बॉर्डर एरिया के अंदर वो 5 से 6 लाख रुपया पड़ती है या नहीं पड़ती? मकान बन गया, मकान जंग में तबाह हो गया, मुआवजा ये क्या दे रहे हैं? 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। क्या ये जायज है? हमारा ये मुतालबा है कि जो भी हमारे एलओसी के ऊपर लोग रह रहे हैं, उनके जो नुकसानात हुए हैं, आज के मार्केट रेट के मुताबिक उनको अकोमोडेट किया जाए। बसूरत दीगर हम दोबारा ऐसी बात को नहीं मानेंगे। हक सच की बात करें। हमने कोई किसी के मुखालिफ बात नहीं की। हमने अपनी जानों की बात की है, हमने अपने माल की बात की है, हमने अपने अमन की बात की है। हमने किसी मुल्क को टारगेट करने की बात नहीं की। लिहाजा बात करने का, सवाल करने की हिम्मत पैदा करें। हाँ, जिस दिन हमने कोई एटमी जो असासे हैं या एटमी कोई ऐसी चीजें हैं जिनको डिस्कस किया, किसी मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात की, किसी अदारे के खिलाफ बात की, फिर तो आप कहें यार कि ये बात गलत कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अवाम की, आजाद कश्मीर के लोगों की, उन लोगों की जो अब्बासपुर समेत नीलम, जेलम, हवेली और जहां मैं खड़ा हूं, इस जैसे जो लोग हैं जो आज भी एक रात को एक वो गोली के उसके इंतजार में होते हैं कि अभी गोली लगेगी तो पता नहीं कौन शहीद हो जाएगा, कौन मर जाएगा। इसी तरह जिंदगी गुजर रही है ना बॉर्डर के ऊपर। आप लोग तो ये कुर्बानी दे रहे हैं। दूसरी तरफ क्या ड्रामा लगा हुआ है कि हमारे किसी जगह पे मोबाइल सर्विस नहीं है। ऐसे इलाके भी यहाँ पे हैं। अब क्योंकि नाम मेरी क्यों आई साइड वीक हो गई हुई है, खड़ी ब्राह्मण जो है जी खालसार, यहाँ पे जो है खड़ी ब्राह्मण जी, यहाँ पे कोई सर्विस नहीं है। इसके अलावा जो त्रोटी पुलिस है, त्रोटी पुलिस, ना रोड है, ना यहाँ पे डिस्पेंसरी है, ना ही एम्बुलेंस की सहूलत है। इसी तरह यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल जो है छात्रा बॉयज गर्ल्स हाई स्कूल छात्रा 2005 के बाद आज तक नहीं बना। ये बात है या नहीं है? ठीक हो गया। नहीं आगे हैं जी, 2 इधर लिखे थे, क्योंकि मैं लोगों में बैठ के यही उनका दर्द सुन रहा था, भाई तुम किस अज़ियत में हो। वो सारे आगे बातें कर रहे थे, लेकिन आज ये बातें हम ओपन स्टेज से करेंगे। ये छुप के ये बातें ना करो, पब्लिक में आके ये बातें करो। इनका चेहरा बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। फिर यूनियन काउंसिल चफाड़ जो है जी, यहाँ पे आज तक मोबाइल सर्विस ही नहीं है। उसको आप ला के एलओसी पे बिठा रहे हैं और हालत यह कि मोबाइल सर्विस नहीं है। अब आगे कहा क्या जाता है कि जनाब वो सिक्योरिटी रिस्क है।
अब अगली कहानी सुने। दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, जीपीआरएस सिस्टम आ चुका है। इस वक्त हम यहाँ बैठ के जो इज्तिमा कर रहे हैं ना, ग्लोबल विलेज है दुनिया, एक एक चीज का पता है कि भी यहाँ कितने लोग बैठे हैं, क्या बात कर रहे हैं। और आप क्या करते हैं, आज भी इनको शर्म नहीं आती बेइज्जतों क्यों कि पुल के ऊपर आपने वो बोर्ड लगाया हुआ है, कैमरे की आप आंख आपको देख रही है, तस्वीर लेना मना है। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा दुश्मन पूरी अंडरग्राउंड सुरंगें बना के तुम्हारी सर के ऊपर आके बैठा हुआ है और तुमसे बैंकर नहीं मान रहे, तुम मोबाइल सर्विस यहाँ पे नहीं दे रहे हो और तुम बात करते हो कि जनाब यहाँ पे हम लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह नहीं लड़ी जाती लड़ाई। आपको ये जो बिला तनख्वाह सिपाही हैं, इनको आपको अपने दुश्मन के मुताबिक इनको भी उसी तरीके से असले से लेस करना पड़ेगा, सहूलियात से लेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये आप बराबरी की सतह पे बात कर सकेंगे। अब यहां पे बात की एयाद साहब ने कि ट्रांसपोर्टरों ने साथ दिया, बिल्कुल मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन एक ट्रांसपोर्टर प्लस अवाम, आपने ये देखा है ना कि इन्होंने जो चलान होते हैं उनका जुर्माना बढ़ा दिया कि एक मोटरसाइकिल का जो एक बच्चा, जो वालिदैन अपनी सफेदपोशी छुपाने के लिए एक बच्चे को कॉलेज जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए किस्तों पे मोटरसाइकिल लेके देते हैं और उसके बाद 100, 150, 200 रुपए का पेट्रोल उसमें पड़ता है, यही है ना। अब होता क्या है कि वो जाता है, उसका चलान हो जाता है, चलान होता है 1000 रुपया, कम से कम 1000 रुपया। दूसरी बात मुझे महरान साहब की मैं करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त बात कही थी उनके इलाके में, इनकी बेशर्मी बेगैरती देखें कि फैमिली मोटरसाइकिल पे बैठी हुई, वो गरीब है तो तभी उसने बीवी भी बिठाई हुई है, 2 बच्चे भी बिठाए हुए, उसके पास नहीं है इतनी गुंजाइश कि वो बीवी के लिए अपनी वो अलग कार बुक करा के लाए। वो गरीब है, सफेद पोश है, तभी तो उस मोटरसाइकिल पे अपनी पूरी फैमिली को बिठा के ले जा रहा है। उसको रोका जाता है, उसे कहा जाता है भाई हेलमेट तेरा किधर है, तेरा चलान होगा। यार तुम्हें कोई शर्म है, कोई हया है क्या? तुम्हारे घर माएं बहनें नहीं है? तुम सरेआम लोगों की तस्लील करते हो। मैं बिल्कुल उस दिन में महरान साहब की बात से मैंने एग्री नहीं किया था, लेकिन जब मैंने खुद ये प्रैक्टिस देखी कि एक नौजवान जिसके जेब में से 100 रुपया नहीं निकलता, उसको ये बेहुदा लोग 1000 का जुर्माना करते हैं। वो बाइज्जत फैमिली, सफेद पोश फैमिली जो अपनी गुर्बत को छुपाते हुए मोटरसाइकिल पे सफर करती है, उसको तुम हेलमेट के नाम रोक के तुम उसका जुर्माना करते हो और उससे कागज तलब करते हो। ये तो आ गया अवाम के साथ सलूक। अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टरों की बात करता हूं। आपके जुर्माने भी बढ़ गए, आपकी रजिस्ट्रेशन, आपके रूट के तमाम रेट बढ़ के नहीं बढ़े। तो मुझे एक बात बताओ, या तो कबूतर की तरह ये ट्रांसपोर्टर आंखें बंद कर लें, अवाम भी कबूतर की तरह आंखें बंद कर ले। बच्चे के पास 100 रुपया नहीं है, मोटरसाइकिल जब्त है, आए बाद में घर से 1000, 2000 रुपया रिश्वत भी दें, 1000 चलान भी जमा कराएं, उसके बाद आप अपना मोटरसाइकिल ले आए, फिर तो ठीक है। इसका मतलब है कि अवाम बहुत खुशहाल है। अगर अवाम मुश्किल में है तो अवाम को इस बात पे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड के अंदर ये पॉइंट मौजूद है कि जो इजाफा आपने किया इस इजाफे को फिल फोर वापस लिया जाए। हम किसी भी सूरत इस इजाफे को नहीं मानते। हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या इजाफा मंजूर है। ये अवाम का और ट्रांसपोर्टरों का जवाब है इन नौसरबाजों के लिए। अब ये करते क्या है कि ये जितना भी चलान बना ये इनके सरकारी खजाने में जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की गई है 53 का जो टोला है, मैं हमेशा ये एक मिसाल देता हूं कि गुजरावाला और रावलपिंडी की जो आबादी है हमारी आजाद कश्मीर की आबादी से ज्यादा है। वहां पे एक कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर पूरा निजाम चला रहा है। तो इनसे पूछा जाए कि ये तुम 53 का जो तुमने पूरा ये टोला रखा हुआ है, ये निजाम रखा हुआ है, एक मिनिस्टर का इतना खर्चा जो मुश्तबा साहब सारी बात कर चुके हैं, ये किस खाते जा रहा है? वो कहां से पूरा हो रहा है? ये यहां से पूरा हो रहा है जो आप लोगों की खून पसीने की कमाई है, टैक्सेशन की शक्ल में, जुर्मानों की शक्ल में ये वसूल करते हैं और उसके बाद ये अयाशियां करते हैं। हमने ये नहीं कहा कि इस निजाम को लपेट दो, इस असेंबली को खत्म कर दो। हमने डाउन साइजिंग की बात की है। तुम पहले डाउन साइजिंग अपने आप से करो। तुम ये बात बताओ कि 13 से 26 सीटों पे तुम चले गए, तुम्हें वफाक से कोई वो इजाजत नहीं लेना पड़ी, क्योंकि एक ये भी डिस्कशन हो रही है कि 12 सीटें खत्म करना इनके बस में नहीं है। ये झूठ बोलते हैं। 12 सीटें खत्म करना इनके बस में है कानूनी तौर पे। मैं आपको ये बात बताता हूं, उसी एक्ट को सामने रखते हुए, जिस एक्ट के होते हुए इन्होंने 12 सीटों से या 13 सीटों से 26 सीटों में लेके गया, इजाफा हुआ नहीं हुआ, आईनी तरमीम हुई नहीं हुई।
तो मैं इन्हीं से ये पूछता हूं जो मेरे साथ कानूनी तौर पे बहस करते हैं कि जिस वक्त तुम ये कहते हो कि चेयरमैन कश्मीर कौंसिल वजीर आजम पाकिस्तान है, जब तक वो मंजूरी नहीं देता ये तरमीम नहीं हो सकती, तो मुझे ये बात बताओ कि जिस वक्त तुमने इजाफा करना था तो तुमने उस चेयरमैन कश्मीर कौंसिल से पूछा था? नहीं पूछा था। तुमने पहले सीटों का दावा किया था, उसके बाद जाके बाकी जो कागजी कार्रवाई है वो की थी। लिहाजा इन 12 सीटों का खात्मा कानूनी तौर पे ये असेंबली कर सकती है और हम इससे करा के छोड़ेंगे। किसी सूरत हम तुम्हें नहीं बख्शेंगे, तुम्हें इन 12 सीटों का खात्मा करना पड़ेगा। कानूनी तौर पे तुम ये बात कर सकते हो। अब एक और बात दोहरा में आप कि जिस वक्त कोई गरीब सेहत की बात करता है तो कहते हैं बजट नहीं है, या हमारे पास अगर कोई असेंबली में बिल पास भी हो जाता है पास होने के लिए, तो यूं ही वो बिल पहले तो मिन्नतें करके वो अवाम की फलाह बहबूद का बिल जब वो जमा होता है, जब जमा होता है तो उस पर इन्हीं में उसर बाजू में उठ के अदम एतमाद कर देता है, वीटो करता है, उसको उस बिल पे एतराज हो जाता है। यही प्रैक्टिस है। अब आ जाए इनका दौरा में आज कि जिस वक्त इन बेईमानों की पेंशन, इनकी तनख्वाहों में इजाफा होना था, रातों रात रिक्विजिशन असेंबली में जमा की गई। सुबह 53 का पूरी कैबिनेट इकट्ठी हुई और सब ने यस सर किया और 300%, 200% इनकी तनख्वाहों में, इनकी पेंशन में इजाफा हो गया। वहां ना बजट की कमी हुई और ना ही वहां पे कोरम की कमी हुई और ना ही वहां पे किसी ने एतराज किया या वीटो किया। क्यों नहीं किया? कि वो उनकी बेहतरी का काम था, अवाम की बेहतरी का काम नहीं था। जब अवाम की बेहतरी का काम हुआ तो वीटो हो जाता और उस बात को रोक दिया जाता। ये वो चीजें हैं जो आप लोगों को समझना पड़ेंगी। अगर इन चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, 78 साल क्या कितने 178 साल आप और इसी तरह रगड़े में आओगे। लिहाजा ये इनकी एक और तरक्की का जो सामने आ गया, यूनियन कौंसिल तरंगड़ा, कोई गर्ल्स या बॉय स्कूल यहाँ पे नहीं है और ना ही फर्स्ट एड पोस्ट है यहाँ पे, और कोई भी सहूलत सड़क जो है वो खंडरात की शक्ल है। हालात हमारे ये हैं। और ये फिर वही बात के बादशाह सलामत कैद प्यारा ही कहते हैं पराठे खाओ। तो अगर तो आपने इसी तरह रहना है फिर हल कोई नहीं है। अगर इसमें से बाहर निकलना है तो फिर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो है क्या? हम आप लोगों के लिए, अपने लिए, ये नहीं कि आपके लिए, हम भी वो चीज मांग रहे हैं। मैं भी ये कह रहा हूं कि मुझे या मेरी फैमिली को फ्री सेहत और सेहत कार्ड का इजरा किया जाए। वो सेहत कार्ड जिस तरीके से पाकिस्तान का सेहत कार्ड पाकिस्तान के तमाम बड़े अस्पतालों में इस्तेमाल होता है, उसी तरीके से आजाद कश्मीर का सेहत कार्ड बहाल होना चाहिए ताकि हमारे लोग भी पाकिस्तान में जाके अपने लोगों का इलाज करा सकें। ये 2 नंबरी नहीं होने देंगे कि वही सेहत कार्ड तुम्हारे इन सरकारी अस्पतालों में जो ज़बाखाने हैं वो अस्पताल नहीं है, इनका नहीं। पाकिस्तान में जिस तरीके से बड़े बड़े अस्पतालों में सेहत कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, हमारा सेहत कार्ड भी उसी तरीके से बहाल होते हुए उसी तरह जो वो इस्तेमाल होगा। हमने मुफ्त तालीम की बात की, मोबाइल टावर्स की बात की, कश्मीर बैंक की बात की, एक्ट 1990 की बहाली की बात की, हाई कोर्ट का फैसला 2019 जो ये कहता है, अब ये कानून बन चुका है, ये जो हक़ मलकियत हक़ हुक्मरानी की हम बात करते हैं, हाई कोर्ट के फैसले 2019 के मुताबिक अब ये कानून बन गया और ये पाबंद है कि जितने भी रियासत के अंदर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं या लगने जा रहे हैं उनके एग्रीमेंट रियासती हुकूमत के साथ किए जाए। हमारा ये मुतालबा है। इसी तरह ये जो दफ्तरों के अंदर मेहरान साहब ने, बाकी लोगों ने बात कर ली है, जो जुल्म हो रहा है, ये करप्शन का खात्मा, तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अगर आप ये बात समझते हैं कि ये वो चीजें हैं जो आवाम की बेहतरी की चीजें हैं, आपके आने वाले मुस्तकबिल की चीजें हैं, तो फिर आपको आज हाथ उठा के ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि 29 तारीख के हवाले से जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो भी फैसला करेगी, जो भी काल उसने दी हुई है, क्या आप उस पर मानो अमल दरामद करेंगे या नहीं करेंगे? सारे लोग हाथ खड़ा करें, क्योंकि ये आखिरी तकरीर है। और वो सहूलतकार जो अक्सर वो लगा के तस्वीरें लगा के क्या देते थे शुरू में जनाब कि जलसा फ्लॉप हो गया, बेशर्मो ये देख लो रात का क्या पहर है, और इस वक्त भी ये लोग इस पंडाल में बैठे हैं। ये जलसा कामयाब है। तुम्हारे बड़े भी आके अब्बासपुर के अंदर ऐसा जलसा नहीं कर सकते। तुम्हें चैलेंज करके मैं कहता हूं। अब मैं अपनी बात को क्लोज करते हुए, क्यों तकरीरों की भी बात होगी, बैंकर्स की बात होगी, जख्मियों की बात हो गई है, और खास तौर पे जो 13 अगस्त रावलाकोट के अंदर जो FIR काटी गई हैं, हमारा ये मुतालबा है कि फिलफौर उन नौजवानों को रहा किया जाए।
अगर आप रिहा नहीं करते तो फिर आने वाले दिनों के अंदर अगर कोई मसला बनता है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अदारों पे जाएगी, इन हुक्मरानों पे जाएगी। जम्मू और कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कोई गिला नहीं कर सकता। मैं अपनी बात खत्म करते हुए एक दफा फिर अब्बासपुर की बागयूर, बाजुरत, बाजमीर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने तारीख रकम कर दी है। ऐसी पुररौनक और एक अफराद से भरी हुई कॉन्फ्रेंस करके कि आपने साबित किया कि आप बाजमीर पढ़े लिखे बागैरत लोग हैं और यही वो लोग हैं जिसकी वजह से इंशाअल्लाह 29 सितंबर की काल कामयाब होगी। और मैं ये आपको आज ये बात बता देना चाहता हूं कि आज का ये जो कील अब्बासपुर में ठोकी गई है, ये आपकी कामयाबी की ज़ामन होगी कि अब्बासपुर के अंदर से आज ये मैं ऐलान करता हूं कि हमारी ये तहरीक कामयाब हो गई है। मेरी ये बात याद रखना, हमारी ये तहरीक कामयाब हो गई है। ये आज मैं अब्बासपुर की सरजमीन पे खड़े होकर एडवांस ऐलान करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।